सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम क्रोचे और कुंतक इन दोनों पर चर्चा करेंगे। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद पर और कुंतक के वक्रोक्तिवाद पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर शालिनी मूलचंदानी, सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष हिंदी, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक बेनेडितो क्रोचे मूलतः आत्मवादी दार्शनिक हैं। उनका उद्देश्य साहित्य में आत्मा की अंतःसत्ता स्थापित करना था। कुंतक अलंकार शास्त्र के एक मौलिक विचारक विद्वान थे। उनकी एकमात्र रचना वक्रोक्ति जीवितम है, जो अधूरी ही उपलब्ध है। कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। क्रोचे के सौंदर्य दर्शन में केंद्रीय तत्व है सहज ज्ञान। उन्होंने पूर्ववर्ती इस धारणा का खंडन किया कि बिना बुद्धि के सहज ज्ञान संभव नहीं। सच तो यह है कि बौद्धिक तत्व भी सहज ज्ञान में घुल मिलकर उसी का रूप ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में भी भेद है। प्रत्यक्ष ज्ञान का संबंध वास्तविक, अवास्तविक तथा देश काल में रहता है, जबकि सहज ज्ञान इनका भेद नहीं करता। सहज ज्ञान की सीमा प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही नहीं, अपितु दिशा और काल की परिधि से भी आगे तक स्पष्ट है। सहज ज्ञान और संवेदना में भी स्पष्ट अंतर है, क्योंकि संवेदनाएं समुचित बिंब अर्थात रूप की सृष्टि नहीं कर पाती। वह सहज ज्ञान नहीं समझी जा सकती। सहज ज्ञान प्रभावों की सक्रिय अभिव्यंजना है, जबकि संवेदना यांत्रिकता है, निष्क्रियता है। अतः सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है। स्कॉट जेम्स का कथन है कि क्रोचे के दर्शन के अनुसार कला कुछ नहीं, सहजानुभूति अथवा मानव प्रभावों की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार सहज ज्ञान अन्य मानसिक व्यापारों से भिन्न है। कला का संबंध सहजानुभूति से है। जिस समय सहजानुभूति जागृत होकर अभिव्यंजित होने लगती है, तभी कला जन्म लेती है। क्रोचे के अनुसार कला की अभिव्यक्ति के लिए इतनी प्रक्रिया पर्याप्त है। अतः क्रोचे के अनुसार सहज ज्ञान और अभिव्यंजना में अभेद है, दोनों एक ही हैं। प्रत्येक सहज ज्ञान कला है। कला सृष्टि केवल आंतरिक है। कला वस्तु में नहीं, अपितु रूप में है। कला अखंड है। संस्कृत के सुप्रसिद्ध आचार्य कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है। वक्रोक्ति से उनका अभिप्राय कथन की वक्रता से है। वक्रोक्ति दो शब्दों वक्र और उक्ति की संधि से निर्मित शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ है ऐसी उक्ति जो सामान्य से अलग हो। टेढ़ा कथन अर्थात जिसमें लक्षणा शब्द शक्ति हो। भामह ने वक्रोक्ति को एक अलंकार माना था। उनके परवर्ती कुंतक ने वक्रोक्ति को एक संपूर्ण सिद्धांत के रूप में विकसित कर काव्य के समस्त अंगों को इसमें समाविष्ट कर लिया। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा है। उन्होंने वक्रोक्ति के अंतर्गत सभी काव्य सिद्धांतों का समाहार करते हुए समस्त काव्यांगों, वर्ण चमत्कार, शब्द सौंदर्य, विषय वस्तु की रमणीयता, अप्रस्तुत विधान, प्रबंध कल्पना आदि को उचित स्थान दिया है। कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति केवल वाक् चातुर्य अथवा उक्ति चमत्कार नहीं है, वह कवि व्यापार अथवा कवि कौशल भी है। संस्कृत के सुप्रसिद्ध आचार्य कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है। वक्रोक्ति से उनका अभिप्राय कथन की वक्रता से है। आचार्य शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान माना है, परंतु उनकी यह धारणा भ्रामक है, क्योंकि जिसे हम अभिव्यंजना कहते हैं, क्रोचे उसे अभिव्यंजना नहीं मानता है। दोनों ने अभिव्यंजना को कला का प्राण तत्व तथा काव्य में कल्पना तत्व की प्रमुखता माना है, और दोनों अभिव्यंजना को अखंड मानते हैं। इन समानताओं के होते हुए भी दोनों में भिन्नता है, क्योंकि कुंतक अलंकारवादी होने के नाते काव्य में अलंकारमयी या चमत्कारपूर्ण उक्ति, कवि कौशल, वक्रोक्ति
आदि बाह्य अंगों पर बल देते हैं, जबकि क्रोचे सहजानुभूति अभिव्यंजना के आंतरिक तत्व को मानते हैं। क्रोचे के अनुसार सौंदर्य का चरम लक्ष्य अभिव्यंजना, जबकि कुंतक के अनुसार वो आनंद को मानता है। हिंदी में क्रोचे के सिद्धांत को लेकर काफ़ी भ्रम फैला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजना को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहकर उसे वाग वैचित्र्यवाद की संज्ञा दी। शुक्ल जी के इस कथन के बाद से आचार्य कुंतक के वक्रोक्तिवाद के साथ क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की तुलना करने की परंपरा चल पड़ी है, किंतु यह उचित प्रतीत नहीं होता। वस्तुतः क्रोचे के अभिव्यंजनावाद में उक्ति वैचित्र्य नहीं है, इसे वक्रोक्तिवाद कहना भी गलत है। संस्कृत के प्रसिद्ध आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है। वक्रोक्ति से उनका अभिप्राय कथन की वक्रता से है। कुंतक और क्रोचे के सिद्धांतों में कुछ समानता अवश्य है, परंतु वैषम्य कहीं अधिक है, जो संक्षेप में इस प्रकार है। समानताएं ये हैं। पहली समानता, क्रोचे और कुंतक दोनों अभिव्यंजना को काव्य का प्राण तत्व मानते हैं। इस दृष्टि से दोनों कलावादी आचार्य हैं। दूसरी समानता यह है, दोनों आचार्यों ने काव्य में कल्पना तत्व को प्रमुखता प्रदान की है। तीसरी समानता, दोनों आचार्य अभिव्यंजना अथवा उक्ति को मूलतः अखंड, अविभाज्य और अद्वितीय मानते हैं। चौथी समानता, दोनों आचार्य अभिव्यंजना अथवा सौंदर्याभिव्यंजना में श्रेणियां नहीं मानते। अभिव्यंजना सफल होती है, कम या अधिक सफल नहीं। इन दोनों में अंतर भी बहुत हैं। तो पहला अंतर ये है कि मूलतः कुंतक आलंकारिक आचार्य हैं, जबकि क्रोचे दार्शनिक। दोनों के दृष्टिकोण में मौलिक अंतर है। दूसरी विषमता, कुंतक आनंद को सौंदर्य की सिद्धि ही नहीं अपितु कारण भी मानते हैं, जबकि क्रोचे के अनुसार सौंदर्य और उसकी प्रतिरूप अभिव्यंजना अपना उद्देश्य आप ही है। तीसरी विषमता, क्रोचे की अपेक्षा कुंतक के सिद्धांतों में वस्तु तत्व की स्वीकृति अधिक रहती है। चौथी विषमता, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद में नीति अनीति का प्रश्न ही नहीं उठता, जबकि वक्रोक्तिवाद भारतीय दर्शन और विचार परंपरा के अनुरूप नीतिवादिता नहीं त्याग सका। पांचवी विषमता, क्रोचे के अनुसार काव्य की सहजानुभूति है, जबकि कुंतक के अनुसार कवि व्यापार। छठी असमानता, कुंतक वक्रता और वार्ता में स्पष्ट भेद मानते हैं, जबकि क्रोचे उक्ति को कला का मूलाधार मानते हैं, किंतु वक्रता और वार्ता आदि का भेद नहीं मानते। धन्यवाद मित्रों।